स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं में हाइड्रोजन वाले अध्याय में आगे देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोजन बनाने की कुछ विधियों के बारे में देखा था। आज देखेंगे कि जो हाइड्रोजन बनाने की अगली विधियां या निर्माण की विधियां कौन कौन सी हैं। तो पहला है उसमें उद्योगों में या फिर बड़े पैमाने पे जहाँ पर ज़्यादातर हाइड्रोजन का उपयोग होता है, वहाँ उद्योगों में बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन को बनाने के लिए जिन विधियों का उपयोग किया जाता है उनके बारे में देखना है। तो पहला है लेन की विधि। तो लेन की विधि में एकांतर क्रम में जल वाष्प एवं वाटर गैस की धारा को लाल रंग से गर्म किए हुए तब तक आयरन पर प्रवाहित करके हाइड्रोजन गैस प्राप्त करते हैं, और इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं, जिसके द्वारा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, जिसको डाई हाइड्रोजन कहा जाता है। तो लेन की विधि में एक उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसमें इस प्रकार से एक उपकरण रहता है। इसमें दोनों सिरे पर कार्क या फिर लकड़ी से बंद किया हुआ रहता है यहाँ पे, और उसमें दो ठो नली इस साइड लगी रहती है, जिसमें एक नली से भाप को डाला जाता है और दूसरी नली पे वाटर के गैस या जिसको जल गैस कहते हैं उसको डाल करके दोनों को यहाँ से प्रवाहित करते हैं। और यहाँ पे जो ये डैश करके दिख रहा है उसमें रहता है छिद्रित माने छेदा वाला छिद्रित आयरन की भट्टी है। आयरन माने कि Fe जिसको कहा जाता है Fe आयरन। तो इस छिद्रित आयरन की भट्टी इसमें रहता है। भट्टी है तो बहुत ज़्यादा गर्म अवस्था में यहाँ पे आयरन पाया जाएगा। अब यहाँ से भाप को प्रवाहित करेंगे, यहाँ से जल गैस को, तो यह दोनों इसमें से प्रवाहित होगा, और प्रवाहित होने के बाद इस आयरन में पहले ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। तो जो ऑक्सीकरण की क्रिया है उसके द्वारा यहाँ से बनता है Fe3O4। Fe3O4 बनेगा, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। अब दूसरा देखते हैं, इसमें अपचयन की क्रिया होती है। तो अपचयन की क्रिया में क्या होगा, यहाँ से तीन पदार्थ बनेगा रिडक्शन में माने कि अपचयन में, और पहला बनता है ऑक्सीडेशन में। तो जो रिडक्शन या अपचयन है उसमें तीन पदार्थ बनेगा। पहला बनेगा आयरन जो कि अपचयित अवस्था में आ जाएगा, ऑक्सीकृत से अपचयित में। उसके बाद बनता है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस बनेगा H2O वाटर। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन गैस है और इसमें का CO2 और H2O है, ये सबको बाहर निकालना है, और ये आयरन ऑक्साइड और आयरन यहीं पे रहता है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है इसको बाहर निकालने के लिए इसके इस सिरे में एक नली लगी रहेगी। इस नली से हाइड्रोजन गैस को ऊपर बाहर निकालते हैं, ऊपर वाली नली से। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है इसको बाहर निकालने के लिए नीचे वाली नली से इसको बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार की दो नली से यहाँ से ऊपर वाले से हाइड्रोजन गैस हमको प्राप्त होगा, और यही हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन कहलाएगा। और लेन के जो डाई हाइड्रोजन निर्माण की विधि है इसी विधि को कहा जाता है, जो कि लेन की विधि कहलाएगी। दूसरा देखते हैं बोस की विधि द्वारा किसका, डाई हाइड्रोजन का निर्माण करना। तो जो बोस की विधि है उस विधि में लाल तप्त भाप अंगार गैस माने कि बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तप्त वाला गैस, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है, इन दोनों का मिश्रण का निर्माण किया जाता है। उसके बाद उसमें वाटर गैस जो रहता है वहाँ से हाइड्रोजन को अलग करके प्राप्त करते हैं। तो इस विधि में जो लाल तप्त हुआ कार्बन रहेगा, और ये बहुत ज़्यादा गर्म अवस्था में तप्त अवस्था में रहेगा, तो इसको लाल तप्त कार्बन बोलेंगे। इस कार्बन पे क्या करते हैं, जल वाष्प से रिएक्शन कराएंगे। तो जल वाष्प में H2O की वाष्प, जल वाष्प, इन दोनों का जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस। तो इसमें का कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन गैस के रूप में बनेगा। तो इन दोनों का जो मिश्रण है ये वाटर गैस कहलाता है, और वाटर गैस से
जब इसका पृथक्करण करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग होकर के गैस के रूप में मिलेगा। तो ये हो गया किसकी, बोस के निर्माण की विधि। और इसमें जो है कोल या फिर कोक, जो कोयला रहता है या फिर कोल रहता है, उसका जब कोक से संश्लेषण किया जाता है तो वह विधि कोक के गैसीकरण कहलाएगा। मान लीजिए कोक रहेगा, कोयला रहेगा, उसका संश्लेषण करते हैं और वहाँ से गैस का निर्माण जब करते हैं तो वह विधि कोल का गैसीकरण कहलाता है। ये हुआ। अब दूसरा देखते हैं इसमें। अब ये जो विधि है इसमें से हाइड्रोजन का पृथक्करण करेंगे। यहाँ से देखे थे कि पृथक्करण करके हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। तो इस पृथक्करण की विधि में क्या किया जाता है, इन दोनों का जो मिक्सचर है उसमें फिर से जल वाष्प का रिएक्शन कराते हैं। तो जल वाष्प का सूत्र हो जाएगा फिर से H2O। इसका जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें 673 केल्विन टेम्परेचर चाहिए और FeCrO4 की उपस्थिति और जो है Fe2O3 प्लस Cr2O3 भी उपस्थित रहता है। इन सब के प्रेजेंस में जब यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं जल वाष्प की, तो यहाँ से क्या बन जाता है, CO2, ये दोनों CO और इसका O मिलके बन जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके बन जाता है 2H2। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस हमको मुक्त रूप में डाइहाइड्रोजन के रूप में मिलेगा। तो ये है H2 जो डाइहाइड्रोजन के रूप में कोल की विधि से, सॉरी बोस की विधि से प्राप्त होगा। यह हो गया दो विधि। अब तीसरा देखते हैं आधुनिक विधि। तो जो तीसरी विधि है जिसमें क्या करते हैं, आधुनिक विधि से डाइहाइड्रोजन का निर्माण किया जाता है। तो जो आधुनिक विधि है उसमें सबसे पहले बनाते हैं हाइड्रोकार्बन से डाइहाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोकार्बन रहेगा उसमें हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है CnH2n+2। यह है हाइड्रोकार्बन। सामान्यतः इसको एल्केन का सूत्र कहा जाता है। एल्केन माने कि CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, और यह लंबी श्रृंखला इसकी नीचे आती जाएगी। इसमें कार्बन 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, 4 5 6 कार्बन वाला भी नीचे श्रृंखला मिलेगा। तो यह है एल्केन का सूत्र जिसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दो ठो मुख्य रूप से पाया जाता है, इसलिए हाइड्रोजन का हाइड्रो और कार्बन का कार्बन, इसका नाम हो जाता है हाइड्रोकार्बन। तो जो हाइड्रोकार्बन है वहाँ से इसको बनाया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन पे जल के अणुओं का रिएक्शन कराते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन का सूत्र ये हुआ, प्लस इसके जल के अणुओं के साथ इसको रिएक्शन कराएंगे। तो जो जल का अणु है उसका N अणु यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पे जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या क्या वहाँ पे वातावरण चाहिए, उसके लिए निकिल उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करेंगे और 1270 यहाँ पे और निकिल यहाँ पे, निकिल की उपस्थिति में ये क्रिया होगी और 1270 यहाँ पे जो है क्या, ये जो क्रिया होती है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आगे इसमें क्रिया कराएंगे और शुरू में क्या रहता है 1270 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे पाया जाएगा। तो इस क्रिया में जब देखते हैं तो यहाँ का जो कार्बन है और इसमें का ऑक्सीजन है, ये भी N है, कार्बन और ऑक्सीजन भी N है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, NCO बना लेंगे। इसमें का C इसमें का O, NCO से बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद इसमें बनता है 2N+1 हाइड्रोजन का अणु। 2N+1 यहाँ से हाइड्रोजन का अणु बनेगा। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है और CO है, इन दोनों के मिक्सचर से फिर से यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, इस हाइड्रोजन गैस को अलग करके डाइहाइड्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। अगर यहाँ पे इसकी जगह हम लोग मेथेन लेते हैं CH4 प्लस यहाँ पे H2O का अणु लेते हैं,
तो इसमें जो है देखेंगे तो ये C और O बन के यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और ये H और ये H मिल करके यहाँ से 3 ठो हाइड्रोजन के अणु का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार मेथेन और जल वाष्प की क्रिया के द्वारा डाइहाइड्रोजन बनाया जाता है, जो कि हाइड्रोकार्बन से डाइहाइड्रोजन निर्माण की विधि है। इसके बाद देखते हैं कि जो वायु रहता है और ये जो अभिक्रिया है ये निकिल की उपस्थिति में यहाँ पे होगी और यहाँ पे 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए रहता है। अब अगला आता है कि वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर अगर वायु वहाँ पे एब्सेंट है तो टेम्परेचर जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड था इसको और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा और लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे रिएक्शन होगा और वहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा मेथेन से। अब अगली विधि है कि जो शुद्ध हाइड्रोजन बनाने की विधि। यहाँ तक जो हम लोग हाइड्रोजन गैस बनाते थे वो हमेशा मिक्सचर के रूप में मिलता था, माने 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में मिले हुए रूप से मिलते थे और 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट साथ साथ मिलता था। इस विधि के अलावा अगर हम लोग हाइड्रोजन को शुद्ध रूप से प्राप्त करना चाहेंगे तो प्योर हाइड्रोजन बनाने की जो विधि है उसमें है मैग्नीशियम धातु पे जब सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन कराते हैं, माने कि Mg प्लस H2SO4 का जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये Mg और ये SO4 मिलके यहाँ से बनाएंगे MgSO4 प्लस बनेगा। ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे शुद्ध हाइड्रोजन के रूप में बाहर निकल जाता है और ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट के रूप में शुद्ध रूप में प्राप्त होंगे। तो ये है पहला विधि। दूसरा देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम रहता है उस पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो एल्यूमिनियम है एल्यूमिनेट बन करके बाहर निकल जाएगा और वहाँ से शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से इन विधियों के द्वारा शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्राप्त करते हैं। अब आता है डाइहाइड्रोजन के गुण। तो अभी तक हम लोग डाइहाइड्रोजन देखे H2 जिसका सूत्र होता है H2। ये डाइहाइड्रोजन के गुण के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं भौतिक गुण, फिर देखेंगे रासायनिक गुण। तो जो भौतिक गुण है इसमें आएगा ये एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। इसमें रंग भी नहीं पाया जाता, न गंध पाया जाता है, न किसी प्रकार का स्वाद पाया जाता है। अब जो है यह सभी गैसों से, जितनी भी गैस वातावरण में प्राप्त हैं उन सभी गैसों से हल्की रहती है और इनका एनटीपी का मतलब है एन का मतलब है नॉर्मल, टी का मतलब है टेम्परेचर और पी का मतलब है प्रेशर, माने कि सामान्य ताप और दाब पर इसका अगर हम लोग घनत्व देखेंगे तो 0.089 ग्राम प्रति लीटर पाया जाता है। यह लिटमस पत्र के प्रति उदासीन प्रकृति का रहता है, माने किसी भी प्रकार का रिएक्शन लिटमस पत्र के संपर्क में लाने पर नहीं देगा। तीसरा है उच्च दाब और निम्न ताप पर। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा और टेम्परेचर बहुत कम रहेगा उस स्थिति में इसको लिक्विड अवस्था में ला सकते हैं, माने कि द्रवित कर सकते हैं। क्वथनांक और गलनांक बहुत निम्न होता है। इसका जो क्वथनांक है माने कि बॉइलिंग पॉइंट, उबलने वाला टेम्परेचर, और जिसमें ये जम जाएगा माने कि गल जाएगा, गलने का टेम्परेचर ये बहुत कम पाया जाता है जो कि ऋणात्मक मान में रहता है। जल में ये बहुत कम विलय होता है। जब पानी के साथ इसको घोलेंगे डाइहाइड्रोजन को तो ये बहुत कम विलय होगा क्योंकि इसकी प्रकृति अध्रुवीय प्रकृति की होती है, माने ये धन आयन और ऋण आयन में नहीं बढ़ पाता है और अध्रुवीय प्रकृति के कारण जल में बहुत कम विलयता पाई जाएगी। यह अत्यधिक दहनशील है किंतु दहन में सहायक नहीं है। जब इसको आग के संपर्क में लाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा दहनशील प्रकृति का रहता है, लेकिन माने कि खुद जब जलेगा तो बहुत ज़्यादा जलता है, दहनशीलता पाई जाती है, लेकिन जलने में सहायक नहीं होता है। माने कोई चीज़ जल रहा है उसके संपर्क में लाएंगे तो ये नहीं जलेगा,
लेकिन इसको अकेला हाइड्रोजन को जब आग लगा देंगे तो ये अपने आप बहुत ज़्यादा जलने लगता है। तो जलने में सहायक नहीं है, लेकिन ज्वलनशील या दहनशील है। ये हो गया हाइड्रोजन का गुण। अब जो है इसका देखेंगे रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में देखते हैं कि कमरे के ताप पर डाई हाइड्रोजन स्थायी और तुलनात्मक रूप से अक्रिय रूप से पाया जाता है। कमरे के टेम्परेचर पे के स्थायी रूप में पाया जाएगा और अक्रिय रहता है, क्योंकि जो दो हाइड्रोजन है उनके बीच सहसंयोजक बंध रहता है और दोनों की प्रकृति समान है। तो इसको जो है आंशिक रूप से धन आवेश और ऋण आवेश, माने कि इस प्रकार से जो धन आवेश और ऋण आवेश है आंशिक वाला, इसको नहीं तोड़ सकते क्योंकि दोनों की प्रकृति समान है। इसलिए यह अक्रिय रूप से स्थायी अवस्था में पाया जाता है कमरे के तापमान पे। इसका जब रासायनिक गुण देखेंगे तो कुछ गुण इसमें देखने को मिलता है, जिसमें पहला है दहनशीलता। दहनशीलता का मतलब है कि यह जो गैस है दहनशील गैस है, यह जलने वाला गैस है और इसे जब हवा या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में लाते हैं तो यह जल करके हल्की नीली ज्वाला के साथ पानी का निर्माण करता है। तो जो हाइड्रोजन है H2, इसको क्या करेंगे O2, ऑक्सीजन वायु, खुला जो वायु है उसमें ऑक्सीजन रहता है, उस वायु के संपर्क में इसको लाएंगे तो ये हल्का नीला कलर की ज्वाला के साथ जलता है और किसका निर्माण करेगा, 2H2O, माने कि वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। ये हो गया इसकी दहनशीलता। अब देखते हैं अधातुओं के साथ क्रिया। तो जो हाइड्रोजन है अधातुओं के साथ जब क्रिया करेगा तो उसमें जब यह फ्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो HF का निर्माण करता है। देखो हाइड्रोजन H2 और F2 ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो HF का निर्माण करेंगे। उसी प्रकार से जब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, इसकी जगह में जब Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो इससे क्या बनेगा, HCl बनेगा। इसी प्रकार से ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा तो HBr बनेगा और जब आयोडीन से रिएक्शन करेगा तो HI का निर्माण होता है। और ये सभी जो है इन सब में ज्यादातर क्रियाशीलता किसकी पाई जाएगी, फ्लोरीन सबसे ज्यादा पहले रिएक्शन करता है और आयोडीन की क्रियाशीलता सबसे कम पाई जाती है। यह होया हैलोजन के साथ अभिक्रिया। हैलोजन एक प्रकार का अधातु है और हैलोजन के साथ क्रिया में HI, HBr इस प्रकार से प्रोडक्ट देगा। दूसरा देखते हैं नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो जो हाइड्रोजन गैस है N2 plus 3H2, ये जो है नाइट्रोजन गैस और ये है हाइड्रोजन गैस। इसको जब 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 200 वायुमंडल दाब, माने 200 atm प्रेशर दाब और 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आयरन प्लस मॉलिब्डेनम ये दोनों उत्प्रेरक हैं। इनकी उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिल करके अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। 2NH3 प्लस यहाँ से ऊष्मा बाहर निकलेगी तो यहाँ से अमोनिया का निर्माण होता है, प्लस यहाँ से ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, इसका मतलब क्या है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और यह जो अभिक्रिया है यह अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि कहलाती है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का निर्माण होता है। तीसरा देखते हैं सल्फर के साथ रिएक्शन। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है H2, ये जब सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम ये पूरा सल्फर फैमिली के सदस्य हैं, इनके साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, जब सल्फर से रिएक्शन करेगा तो H2S बनाएगा, सेलेनियम से करेगा तो H2Se और टेल्यूरियम से रिएक्शन करता है तो H2Te का निर्माण करता है। अगर हम लोग कार्बन के साथ जब इसका रिएक्शन देखेंगे हाइड्रोजन का
तो कार्बन प्लस 2H2 के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे 1150 डिग्री सेंटीग्रेड 1150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, जो कि बहुत ज़्यादा तापमान है। इस पे जब ये रिएक्शन करता है तो कार्बन और हाइड्रोजन मिल करके CH4 या फिर मीथेन का निर्माण करते हैं। उसके बाद देखते हैं डाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो इसको पहले भी देख चुके हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे तो पानी या वाटर का निर्माण होता है। तो ये हो गया अधातुओं के साथ रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट। अब देखते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो जो हाइड्रोजन गैस है उसको धातु के साथ अभिक्रिया देखेंगे या फिर मेटल के साथ अभिक्रिया। तो धातु के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो सबसे पहले वर्ग 1 के जो धातु हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये सब आएंगे। तो जब सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्राइड का निर्माण करता है 2Na प्लस H2। ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे, 2 सोडियम और 1 हाइड्रोजन का अणु रिएक्शन करेंगे तो NaH के 2 अणु का निर्माण करते हैं। तो ये सोडियम हाइड्राइड है, तो यहाँ से हाइड्राइड का निर्माण करता है जब धातु के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसी प्रकार से जब ये तो हुआ पहला सोडियम के साथ रिएक्शन। दूसरा देखते हैं कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्राइड CaH2। Ca प्लस H2 आपस में रिएक्शन करते हैं तो CaH2 या फिर कैल्शियम का हाइड्राइड यहाँ पे बनता है। यहाँ पे कैल्शियम जो है द्विसंयोजी है, 2+ आयन के रूप में पाया जाता है, इसलिए 2 हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ेगा। और ये जो सोडियम है ये एक संयोजी है, 1 प्लस चार्ज इस पे रहता है, इसलिए 1 हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ता है। और ये 2 हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि कैल्शियम द्विसंयोजी एक धातु है। ठीक, अगर हम लोग एल्यूमिनियम के साथ देखेंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करता है किसके रूप में, लिथियम हाइड्राइड के रूप में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा तो AlCl3 ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसके साथ जब लिथियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर या ड्राई ईथर को क्या बोलते हैं, शुष्क ईथर। इसकी उपस्थिति में जब रिएक्शन करता है तो यहाँ से क्या बनेगा Al और इसमें का 3 हाइड्रोजन, ये बना लेगा AlH3 और 3 Li और 3 Cl बचा है तो 3AlCl का निर्माण यहाँ से होगा। तो इस प्रकार से यहाँ से भी एल्यूमिनियम का हाइड्राइड बनता है। इसी प्रकार से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का निर्माण भी होता है। तो यह हो गया धातुओं के साथ किसका, हाइड्रोजन का रिएक्शन। अब देखते हैं अपचायक गुण या फिर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब है किसी भी पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दान करेगा और उस इलेक्ट्रॉन को वह पदार्थ ग्रहण कर लेगा और ऑक्सीकृत अवस्था से अपचयित अवस्था में आ जाएगा। उस गुण को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का अपचायक गुण। तो जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, देखो ये हाइड्रोजन है H2, अब ये क्या करेगा, खुद ऑक्सीकृत होगा। ऑक्सीकृत होगा तो 2 हाइड्रोजन प्लस चार्ज में आएगा, माने कि दोनों हाइड्रोजन प्लस चार्ज में आ गया। अब क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। तो ये ऑक्सीकृत होकर के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है। अब इसी 2 इलेक्ट्रॉन जो निकला है यहाँ से, इस इलेक्ट्रॉन को अगर Pd2+, ये एक धातु है, ये ऑक्सीकृत अवस्था में, तो ये जो धातु इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और किस रूप में आ जाएगा, Pd के रूप में आ जाएगा। और जब ये आयनिक रूप में था तो ये जलीय विलयन में था, एक्वा सॉल्यूशन में, और 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो ये ठोस रूप में आ गया।
तो ये पहले ऑक्सीकृत था, लेकिन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और अपचयित रूप में आ गया। यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है, यहाँ पे 0 है ऑक्सीकरण अवस्था, तो इसका अपचयन हुआ है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन किसी भी धातु के ऑक्सीकृत रूप को अपचयित रूप में ले आता है, माने कि धातु का अपचयन कर देता है, तो ये क्या कहलाएगा? अपचायक कहलाएगा। इसी प्रकार से जो कॉपर है Cu2+, इसको भी क्या करेगा? कॉपर 0 आयन के रूप में ले आता है, तो ये इसका क्या कहलाएगा? अपचायक गुण कहलाएगा। इसी प्रकार के धातु के जो क्लोराइड रहते हैं, उन क्लोराइडों से धातु को अलग करने का काम करता है। जैसे कि AgCl एक धातु का क्लोराइड है, इसमें Ag+ के रूप में और Cl- के रूप में है। जब इसको H2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे इसके 2 अणु को, तो क्या होगा? ये दोनों हाइड्रोजन इन दोनों क्लोरीन से रिएक्शन करके 2HCl बना लेगा, और ये जो 2 Ag है ये क्या हो जाएंगे? फ्री रूप में आ जाएंगे। तो फ्री रूप में आएंगे तो इस पे 0 ऑक्सीकरण अवस्था होगा और इस पे प्लस था, तो प्लस से 0 में आया। तो इस प्रकार से जो धातु का क्लोराइड रहता है उसको भी ये अपचयित रूप में लाने का काम करता है हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से ये एक अपचायक का काम करेगा। माने किसी भी पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? अपचायक गुण कहलाता है। अब ये तो हो गया। अब इसका अगला देखना है हाइड्रोजन का केमिकल प्रॉपर्टी में। तो केमिकल प्रॉपर्टी में आता है इसका हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजनीकरण की क्रिया। तो जो हाइड्रोजनीकरण है इसका मतलब है जैसे कि CH4 है, CH4 इसका संरचना देखेंगे तो चारों तरफ इसमें एकल बंध पाया जाता है। तो जिसमें एकल बंध पाया जाता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और कार्बन की संयोजकता 4 रहती है। तो इस कार्बन में 4 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसको और हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग इसकी जगह में CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस यौगिक को देखेंगे तो 2 कार्बन के बीच में डबल बंध है। तो इस डबल बंध में अगर इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे और इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो इसमें का 2 जो बंध था वो सिंगल बंध में चेंज हो जाएगा और एक इधर बंध बन जाएगा, एक इधर। तो जो डबल बंध या फिर ट्रिपल बंध वाले जो यौगिक रहते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, क्योंकि उनमें और अगर हाइड्रोजन उनको हम लोग देंगे तो वो 2 हाइड्रोजन ग्रहण करेंगे तो एक डबल बंध हट जाता है, फिर 2 हाइड्रोजन ग्रहण करेंगे तो फिर एक डबल बंध हट जाएगा। माने कि असंतृप्त रहते हैं उसमें और अगर हाइड्रोजन देंगे तो उनसे क्रिया करके डबल बंध को सिंगल बंध में या द्वि बंध को एकल बंध में परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो कहलाता है हाइड्रोजनीकरण की क्रिया। तो किसी भी द्विबंध वाले यौगिक से जब हाइड्रोजन का क्रिया कराते हैं तो वह डबल बंध को एकल बंध में परिवर्तित कर देगा। यह क्रिया क्या कहलाएगी? हाइड्रोजनीकरण की क्रिया कहलाएगी। हाइड्रोजनीकरण का सामान्य सा मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसका नाम है एथीन, इन आया लास्ट में। इस पे जब हाइड्रोजन का क्रिया कराएंगे H2 के रूप में तो ये जो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे एक जुड़ेगा और यहाँ पे एक जुड़ेगा। तो ये जो अभिक्रिया है निकिल और निकिल या फिर प्लेटिनम या फिर पैलेडियम की उपस्थिति में 473 केल्विन टेम्परेचर पे होता है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? CH3 बनेगा। माने कि 2 था तो ये जुड़ गया तो CH3 और 2 हाइड्रोजन में एक जुड़ा तो CH3 और एक डबल बंध यहाँ से कम हो जाएगा और यहाँ पे एक ही बंध बचेगा। इसी को हम लोग C2H6 के रूप में लिख सकते हैं। ये जो 2 C है तो C2
और 6 हाइड्रोजन है तो H6 इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तो ये कहलाएगा एथेन और ये कहलाता था एथीन। तो डबल बंद वाले में इन लगता है और सिंगल बंद जो है उसमें लास्ट में लगेगा NaNeN। तो इस प्रकार से डबल बंद को एकल बंद में हाइड्रोजनीकरण की क्रिया द्वारा बदला जाता है। इसी प्रकार से जो एथाइन है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें 2 कार्बन के बीच में यहाँ पे 3 बंध उपस्थित है। इसको जब बहुत ज्यादा हाइड्रोजन के संपर्क में क्रिया कराते हैं तो इसका भी जो CC है इसमें H3 माने इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इधर भी 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और CH3 वाला इसी प्रकार के एथेन का निर्माण करेंगे। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण की क्रिया हो जाती है। तो यह हो गया इसका एक रासायनिक गुण हाइड्रोजन का। उसके बाद देखते हैं कि तेल का कठोरीकरण या फिर हाइड्रोजनीकरण में इसका उपयोग किया जाता है। जो तेल रहता है, तेल वो क्या रहता है, असंतृप्त एस्टर रहता है। असंतृप्त जो एस्टर रहेगा उसको क्या करते हैं, संतृप्त एस्टर के रूप में परिवर्तित किया जाता है हाइड्रोजन के द्वारा। तो यहाँ पे CH2O, CHO और CH2O, COO, C17, S33, C17, S33, COO, C17, S33 और COO, C17, H33। इसमें देखेंगे तो तीनों में हाइड्रोजन की संख्या 33, 33 और 33 है। इसको जब क्या कराते हैं, 3 H2 के अणु के साथ रिएक्शन कराएंगे निकिल की उपस्थिति में। तो इस निकिल की उपस्थिति में 3 H2 के साथ रिएक्शन करेगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे। तो ये जो 33 था ना, इसमें 3 हाइड्रोजन है, माने 3 H2O है, 3 H2 है। तो इसको हम लोग H2, ये पहला, दूसरा, तीसरा, 3 H2 था। तो ये जो 2 H2 है यहाँ जुड़ेगा, ये यहाँ जुड़ेगा और ये यहाँ जुड़ेगा। तो 33 से क्या हो जाएगा, 35 और ये हो जाएगा 35। तो इस प्रकार पहले असंतृप्त था, डबल बंध पाया जाता था, इसलिए 2 हाइड्रोजन कम था। अब 2 हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले वसा के रूप में या घी के रूप में चेंज हो जाते हैं। पहले तेल के रूप में था तो असंतृप्त था, जब हाइड्रोजन जुड़ गया तो तेल से घी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो कार्बनिक यौगिक रहता है वो। इस प्रकार से इसमें हाइड्रोजनीकरण की क्रिया होती है। अब जो है इसमें एल्डिहाइड का निर्माण भी हाइड्रोजन के द्वारा होता है। तो जो एल्डिहाइड का सूत्र है RCHO। CHO एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है, क्रियात्मक समूह है एक प्रकार का, और ये कहलाता है एल्डिहाइड। और R के जगह में कोई सा भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, जैसे कि मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये सब। CH3, C2H5, C3H7 कोई सा भी रहता है। तो इसके द्वारा हाइड्रोजन के द्वारा जो डबल बंध वाले यौगिक हैं उनके साथ जब हाइड्रोजन क्रिया करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया करता है तो डबल बंध वाले से एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब जो है एल्डिहाइड वाला बनेगा, इसके साथ जब फिर से हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएंगे H2 का, तो एल्डिहाइड से एल्कोहल का निर्माण होता है। तो जो एल्कोहल है ROH, एल्कोहल का सूत्र है ROH। तो OH कौन सा है, एल्कोहल ग्रुप है। तो इस एल्डिहाइड से ROH का निर्माण, माने कि एल्कोहल का निर्माण हाइड्रोजन की क्रिया के साथ होता है। तो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोजन का कंप्लीट यहाँ पे। अब देखना है डाई हाइड्रोजन के उपयोग। तो जो डाई हाइड्रोजन है उसका उपयोग होता है, पहला विद्युत ऊर्जा के उत्पादन करने में ईंधन से
तेल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है अमोनिया, मेथिल अल्कोहल, पेट्रोल, उर्वरक और हाइड्राइड, इन सब के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। अभी जितना रिएक्शन देखे हैं ना, सब के बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग होगा। तीसरा आता है हाइड्रोजन का 15% और हीलियम गैस का 85% को जो वायुयान, हवाई जहाज में किसके लिए, श्वसन के लिए और गुब्बारों में भरने के लिए उपयोग किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन को द्रव ऑक्सीजन के साथ मिलाकर रॉकेट के ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। जो लिक्विड अवस्था में हाइड्रोजन है और लिक्विड अवस्था में ऑक्सीजन है, दोनों को मिलाकर रॉकेट का ईंधन बनाने में उपयोग करते हैं। वनस्पति जो तेल है, अभी देखे हैं, तेल को घी में परिवर्तित करने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। उसके बाद धातु के ऑक्साइड को अपचयित करने के लिए देखे ना, अपचायक के रूप में हाइड्रोजन, वहां पे अपचायक के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग करने के लिए, माने लोहे के धातु का जब वेल्डिंग करते हैं, वहां पे ऑक्सी हाइड्रोजन टार्च का उपयोग 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पे तथा जो परमाणु हाइड्रोजन टार्च का उपयोग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का उपयोग हाइड्रोजन के साथ वहाँ पे करते हैं। तो ये हो गया हाइड्रोजन का उपयोग। इसके बाद हाइड्राइड के बारे में अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक। यहाँ तक पढ़ करके हर रिएक्शन को लिख करके प्रैक्टिस करके आप लोग को याद करना है। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग हाइड्राइड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।